Good morning to all. Topic for today is study of malaria. तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री कि जब मलेरिया जो है वो उसके बारे में अभी इतना ज़्यादा साइंटिस्ट को नहीं पता था, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं वो किस सोच विचार में थे और किस तरह से उन्होंने इस डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो हिस्ट्री में क्या है, जब हम 2000 ईयर्स पहले की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी फिजिशियंस को पता था कि जो मलेरिया है उसमें चिल्स जो है वो पेशेंट्स को फेस करना पड़ते हैं, फीवर होता है, इसके अलावा जो है रिकरेंट डिज़ीज़ है ये, मतलब बार बार जो है ये अटैक कर सकती है पेशेंट पे। ठीक है, इसमें फ़ीवर होता है, चिल्स होते हैं। इसके अलावा जो है इसका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो स्टेगनेंट वाटर के साथ है या मार्शी एरियाज़ के साथ है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो साइंटिस्ट या फिजिशियंस जो है इन्होंने इकट्ठी की कि स्टेगनेंट वाटर जो है या गंदा पानी है या मार्शी एरियाज़ गंदे इलाके जो है उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ जो है मलेरिया के साथ ज़रूर है। ऐसे वो तमाम लोग जो स्टेगनेंट वाटर इस्तेमाल करते हैं या मार्शी एरियाज़ में रहते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया के एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सनस हु आर लिविंग इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। लेकिन अभी तक उनको इस बारे में नहीं पता था कि मलेरिया का कॉज क्या है। अब इन्हीं तमाम ऑब्जर्वेशंस की वजह से उन्होंने इस डिज़ीज़ का नाम मलेरिया रखा, जो कि इटालियन लैंग्वेज से है, जिसमें माला का मतलब है बैड और एरिया का मतलब है एयर, यानी कि बैड एयर। तो साइंटिस्ट जो है उनका ये कहना था कि जो बैड इन्वायरमेंट है या ब्रीदिंग इन बैड एयर जो है वही मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इस डिज़ीज़ का नाम मलेरिया रखा गया। उसके बाद कुछ ऐसे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने सोचा कि अगर वो स्टेगनेंट वाटर जो है वो उसको पी लेंगे तो शायद उनको पता चल जाए मलेरिया किस वजह से होता है। तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जो है जब उन्होंने गंदा पानी पिया लेकिन उसकी वजह से उनको मलेरिया नहीं हुआ, तो इस पॉइंट पे फिर साइंटिस्ट पहुँचे कि ड्रिंकिंग जो है वो स्टेगनेंट वाटर उससे मलेरिया नहीं हो सकता। इसके कुछ और वजूहात हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है जब हम देखते हैं 17th सेंचुरी में, उस टाइम पे जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका में कुछ ट्रीज़ मौजूद थे जिनका नाम था क्यूना क्यूना। अब ये ट्रीज़ जो हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव थे मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो अमेरिका से फिर यूरोप में इन ट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया गया ताकि मलेरिया को ट्रीट किया जा सके, लेकिन इनको एक्सपोर्ट करने में काफ़ी मेहनत जो थी वो दरकार थी। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ ऐसे डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स उन्होंने क्या किया, इस क्यूना क्यूना की जगह पे यूरोप में सिनकोना बार्क जो है वो भेजना शुरू कर दी। अब उनकी जो एक डिसऑनेस्टी थी उसकी वजह से जो पेशेंट्स थे मलेरियल उनका काफ़ी फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये सिनकोना बार्क जो थी वो क्यों ना से ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी मलेरिया को ट्रीट करने में। अब इन सिनकोना बार्क के अंदर एक केमिकल मौजूद था जिसका नाम था क्यूनिन, और ये मलेरिया के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। इसको यूज़ करके जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प की गई और उनके मलेरिया को ट्रीट किया गया। तो इस तरह से जो डिसऑनेस्टी थी मर्चेंट्स की वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई मलेरिया को ट्रीट करने में। इस तरह से काफ़ी अरसा तक सिनकोना बार्क से मलेरिया को ट्रीट किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो मलेरिया की कॉज का नहीं पता चला। उसके बाद 200 ईयर्स तक जो है वो इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और फिर 1878 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेवरन। अब लेवरन ने क्या किया कि दोबारा से उन्होंने मलेरिया के ऊपर जो है वो डिस्कवरी स्टार्ट की। ये एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे और उन्होंने जब देखा कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर टाइनी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं,
लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उनकी इस डिस्कवरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेटर ऑन 2 इयर्स के बाद दोबारा से यही डिस्कवरी की गई, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। फिर 3 इयर्स के बाद दोबारा से जब मलेरिया के ऊपर दोबारा से डिस्कवरीज हुई तो इस बात को साबित किया गया कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं मलेरियल पेशेंट्स की बॉडी में, उनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। और ये डिस्कवरी जो थी फिर साइंटिस्ट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई और एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे बिहेव किया, जहाँ से फिर उन्होंने अपनी रिसर्च जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। अब फिर जो है जनरल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बनाई गई। इन ऑब्जर्वेशंस में कहा गया कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन ऑफ मलेरिया एंड मार्शी एरियाज, कि जो लोग गंदे इलाकों में रहते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद कहा गया कि क्यूनीन जो है इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। फिर कहा गया कि प्लाज्मोडियम जो है ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन दी गई कि ड्रिंकिंग के ज़रिए से जो है वो ड्रिंकिंग मार्शी वाटर जो है वो मलेरिया कॉज नहीं करता। ठीक है, तो ये मलेरिया कॉज नहीं करता। इस तरह से कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखी गई, जिनकी बेसिस पे फर्दर आगे फिर हाइपोथेसिस डेवलप की गई, जिसके मुताबिक कहा गया कि जो प्लाज्मोडियम है यही कॉज है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ तक साइंटिस्ट जो हैं उनको एक हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट मिल गई जिसको फर्दर आगे वो अपनी डिस्कवरीज में यूज़ कर सकते थे। तो इससे फिर डिडक्शंस जो हैं वो डिड्यूस की गई या डिडक्शंस की स्टेटमेंट्स जो हैं वो डेवलप की गई, जिसमें कहा गया इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया is the cause of malaria, then all the patients should have plasmodium in blood। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स होंगे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मस्ट होना ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट मिल गया उनको, जिसके ऊपर अब जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जा सकते थे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। तो इसमें फिर क्या किया गया कि 100 जो हैं वो हेल्दी पेशेंट्स लिए गए और 100 जो हैं वो मलेरियल पेशेंट्स लिए गए। ठीक है, जब इनके ब्लड सैंपल्स लिए गए और उसको चेक किया गया तो देखा गया जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स या जो आप कह सकते हैं प्लाज्मोडियम जो है वो उनके ब्लड के अंदर नज़र आया। लेकिन जो हेल्दी पर्सनस हैं इनमें से भी 7 पेशेंट्स इस तरह के थे जिनके ब्लड के अंदर ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। अब साइंटिस्ट फिर थोड़ी सी सोच विचार में थे कि इनमें कोई मलेरियल सिम्टम्स जब हमें नज़र नहीं आई तो फिर ये इनके अंदर जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से मौजूद हैं। फिर पता चला कि ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है ये भी इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन क्या होता है? ऐसा पीरियड जब
ये टाइनी ऑर्गेनिज्म उनके ब्लड में एंटर हुए, लेकिन अभी तक उसने सिम्टम्स शो नहीं की। अभी फर्दर आगे जो है वो उसने अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट नहीं किया या ग्रोथ स्टार्ट नहीं की। तो इस तरह से जो है वो एक बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंटेशंस तो कंटिन्यू की गई, जिससे पता चल गया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज हो रहा है। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट जो है वो किसी पॉइंट पर नहीं पहुंचे कि ये प्लाज्मोडियम किस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। तो फर्दर आगे अब इस डिस्कवरी को देखा जाएगा कि ये प्लाज्मोडियम किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर एंटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर साइंटिस्ट के माइंड में अराइज किया वो ये था कि प्लाज्मोडियम अगर कॉज कर रहा है मलेरिया को, तो वो ह्यूमंस के ब्लड में किस तरह से एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ ऑब्जर्वेशंस तो उनको पता थी कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज़ के साथ रिलेटेड है, जहाँ पे ज़्यादा मलेरियल पेशेंट्स नज़र आते हैं। और दूसरा उनको ये भी पता था कि ड्रिंकिंग जो मार्शी वाटर है या स्टैगनेंट वाटर है, उससे तो मलेरिया कॉज नहीं करता। लेकिन फिर उसके बाद अभी तक उनको मलेरिया के कॉज का नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1883 में एक फिजिशियन जो है, जो AFA किंग के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने दोबारा से इस पर जब डिस्कवरी की तो उन्होंने काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस, ऑलमोस्ट 20 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पेश की। अब इन 20 ऑब्जर्वेशंस में से कुछ ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम लोग जो कि बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन वो लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया कम देखा जाता है। ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी। दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग जो फाइन नेट्स यूज़ करते हैं उनमें मलेरिया कम नज़र आता है, लेकिन वो लोग जो नेट्स वगैरह यूज़ नहीं करते उनमें मलेरिया ज़्यादा नज़र आता है। फिर उन्होंने कहा कि वो लोग जो स्मोकी एरिया के पास सोते हैं या आग जलाकर सोते हैं उनमें मलेरिया हमें नज़र नहीं आता। तो ये उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि फ़र्दर आगे एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि दोबारा से इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जो है इस बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया जाए। अब उसमें फिर उन्होंने दोबारा से जो हाइपोथेसिस पेश की, उसमें कहा गया कि मॉस्किटोज़ जो हैं वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और वो मलेरिया को स्प्रेड करने में एक रोल परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से जो है वो फिर से साइंटिस्ट जो है वो सोचने पे मजबूर हुए कि हाँ, जो मार्शी एरियाज़ हैं ऑब्वियसली वहाँ पे गंदगी में मॉस्किटोज़ वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि मॉस्किटोज़ जो हैं वही इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर इससे डिडक्शंस पेश की गई कि प्लाज्मोडियम जो है अगर मॉस्किटोज़ कॉज करते हैं तो इन प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो की बॉडी में होना भी लाजमी है, कि ऐसा ना हो कि मॉस्किटो में अगर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते कि मॉस्किटो जो है वो इसका कॉज है। फिर उन्होंने कहा कि क्या पता मॉस्किटोज़ जो हैं उनमें जो प्लाज्मोडियम है वो उन मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करने से ही आया हो। तो काफ़ी सारे इस तरह से कन्फ्यूजन्स भी थी, लेकिन अभी तक नहीं पता चल रहा था कि मलेरिया जो है वो कैसे कॉज कर रहा है। तो रोनाल्ड रॉस जो हैं वो हमारे पास एक आर्मी फिजिशियन थे जो कि 1880s में इंडिया में काम कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए और उन्होंने एक एनोफ्लीज मॉस्किटो लिया जो कि एक मलेरियल पेशेंट को जब उन्होंने बाइट करवाया और उस मॉस्किटो को किल किया तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इससे साबित हो गया कि मॉस्किटो जो हैं वो समहाउ रिलेटेड हैं मलेरिया कॉज करने में। फिर उन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो उन्होंने प्लान किया कि वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमंस पे करते हैं। इन्फेक्टेड मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवा के देखते हैं क्या सच में ही मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया कॉज करते हैं। लेकिन उस दौर में क्या था कि डायरेक्टली ह्यूमंस पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अलाउड नहीं थे। तो रोनाल्ड रॉस ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो रीडिज़ाइन किया। उसके लिए उन्होंने कुछ स्पैरोज़ ली और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ लिए और ऐसी स्पैरोज़ जो कि मलेरियल डिजीज़ के साथ थोड़ी इन्फेक्टेड थी, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो उनको बाइट करवा के देखे। उसमें से कुछ मॉस्किटोज़ को उन्होंने किल कर लिया और जब देखा कि उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, अब वो प्लाज्मोडियम जो है वो उनके स्टमक में मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स में एंटर हो रहा है।
कुछ ऐसे मॉस्किटोज़ जो कि अभी उन्होंने जो है वो अभी स्टोर किए हुए थे, उनको किल नहीं किया था, वो मॉस्किटोज़ जो हैं फिर उन्होंने इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ हेल्दी स्पैरोज़ को जब बाइट करवा के देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि जो हेल्दी स्पैरोज़ हैं उनमें भी मलेरियल सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गए। तो इस तरह से फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से रीअरेंज किया और एनोफ्लीज मॉस्किटो जो कि मलेरियल पेशेंट्स हैं उनको बाइट करवा के देखा, और फिर उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ हेल्दी पर्सनस के ऊपर जब उन्होंने बाइट करवाया तो उससे उन हेल्दी पर्सनस को भी मलेरिया की डिज़ीज़ का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटोज़ ही वो एजेंट हैं जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह से वो मलेरिया को कॉज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है और ह्यूमंस जो है उसमें मलेरिया की एक डिज़ीज़ जो है वो किस तरह से कॉज होती है।